इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर का आप कह सकते हैं एक अनमोल रतन है। तो आज से हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं टॉमस ग्रे की मशहूर पिंडारिक ओड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी पर। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम को आसान बनाना, दिलचस्प बनाना, ताकि आप इसकी जो असली खूबसूरती है ना, उसको पूरी तरह से समझ सकें। अच्छा, सच बताना, क्या आपको कभी भी क्लासिक इंग्लिश पोएम्स पढ़ते हुए ऐसा लगा है कि अरे यार ये क्या लिखा है, आप बिल्कुल खो गए हैं? उनकी मुश्किल भाषा, वो अजीबोगरीब पुराने रेफरेंसेस, ये सब समझना आई नो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हम इस पोएम के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक लाइन को आपके लिए बिल्कुल सिंपल बना देंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि थॉमस ग्रे से मिलेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये पिंडारिक ओड आखिर चीज़ क्या है। उसके बाद हम पोएम के पहले 3 स्टैंजास को एकदम गहराई से एनालाइज करेंगे और आखिर में सब कुछ समेट कर देखेंगे कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। रेडी? लेट्स गो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी कविता को समझने के लिए ना उसके कवि को जानना बेहद जरूरी होता है। तो आखिर कौन थे ये थॉमस ग्रे? थॉमस ग्रे 18th सेंचुरी के उन खास इंग्लिश पोएट्स में से एक थे जिन्होंने सही मायनों में कविता की दिशा ही बदल दी। उनका जन्म लंदन में हुआ, लेकिन उनकी रूह, उनका दिल हमेशा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस पढ़े लिखे माहौल में ही बसा रहा। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब पोएट्री एक नया मोड़ ले रही थी और ग्रे उस मोड़ के बिल्कुल बीच में खड़े थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रे सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक स्कॉलर पोएट थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनके पास हिस्ट्री, लिटरेचर और क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक पूरा खजाना था, और ये सारा ज्ञान उनकी कविताओं में साफ छलकता है। और हाँ, वो एकदम परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने लिखा तो कम, पर जो भी लिखा वो लाजवाब था। उन्हें रोमांटिसिज्म का अग्रदूत यानी प्रीकर्सर माना जाता है, और ओड लिखने में तो भाई उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। चलिए अब पोएम के स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखिए, इस पोएम का पूरा टाइटल है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, अ पिंडारिक ओड। ये जो शब्द है ना, पिंडारिक ओड, यही इसकी पूरी रचना की चाबी है। तो ये पिंडारिक ओड आखिर है क्या? बस इतना समझिए कि ये कविता का सबसे ग्रैंड, सबसे पैशनेट और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसका स्टाइल एंशिएंट ग्रीक कवि पिंडर से लिया गया है। ग्रे ने जानबूझकर इस मुश्किल फॉर्म को चुना ताकि वो अपनी स्कॉलरशिप और टैलेंट का लोहा मनवा सकें। ये कोई आम कविता नहीं है, बल्कि आर्ट का एक शानदार जश्न है। पोम की शुरुआत में ही ग्रे ने ग्रीक में ये लाइन कोट की है। पता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वोकल टू द इंटेलिजेंट बट फॉर द क्राउड दे नीड इंटरप्रेटर्स। यानी ये कविता समझदार लोगों से तो सीधे बात करती है, लेकिन आम लोगों को इसे समझने के लिए एक एक्सप्लेनर की जरूरत पड़ेगी। कितनी अमेजिंग बात है। ग्रे खुद ही कह रहे हैं कि दोस्तों, ये पोम आसान नहीं है और इसे समझने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत है। तो अब सीधे कविता में उतरते हैं। पहला स्टैंजा एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाता है। ये पोएट्री, ये कविता आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? और ग्रे का जवाब बिल्कुल साफ है, इसका स्रोत दिव्य है, यानी डिवाइन। ग्रे कविता को एक एओलियन लायर से जागने को कहते हैं। अब ये लायर क्या है? ये एक एंशिएंट ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पूरे आर्ट का, पूरी कला का सिंबल है। और ये संगीत आ कहाँ से रहा है? हेलिकॉन्स हारमोनियस स्प्रिंग से। हेलिकॉन दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में एक पवित्र पर्वत था जहां म्यूजेज यानी कला की देवियां रहती थीं। तो ग्रे साफ साफ कह रहे हैं कि पोएट्री का जन्म देवियों के घर से ही होता है। ओके, इस स्टांजा का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका सेंट्रल मेटाफोर। ग्रे ने कविता को एक नदी की तरह दिखाया है। जरा इमेजिन कीजिए, ये हेलिकॉन पर्वत पर एक छोटे से झरने से शुरू होती है, फिर घुमावदार मेजी रास्तों से बहती हुई एक शानदार नदी बन जाती है, और आखिर में एक शक्तिशाली दहाड़ते हुए इम्पेचुअस झरने में तब्दील हो जाती है। व्हाट अ जर्नी! स्टैंजा के अंत में सीरीज गोल्डन रेन का जिक्र है। सीरीज कौन है? ये रोमन मिथोलॉजी में खेती और उपजाऊ जमीन की देवी हैं। उनका गोल्डन रेन यानी सुनहरा शासन असल में पके हुए गेहूं के खेतों को दिखाता है। इससे ग्रे ये बताना चाहते हैं कि कविता सिर्फ जंगली प्रकृति को ही नहीं, बल्कि सभ्य और फलदायक जमीन को भी सींचती है, उसे और बेहतर बनाती है। तो ठीक है, हमने जान लिया कि कविता का स्रोत दिव्य है, डिवाइन है, लेकिन इस दिव्य शक्ति में ताकत कितनी है? दूसरा स्टैंजा इसी सवाल का जवाब देता है। ये कविता आखिर कर क्या सकती है? ग्रे संजीत को विलिंग सोल यानी इच्छा से झुकने वाली आत्मा का मालिक
उसका सॉवरेन कहते हैं। यह हमारे सलन केयर्स यानी उदास चिंताओं और फ्रैंटिक पैशंस यानी दीवाने जज्बातों को अपने नरम कंट्रोल में कर लेता है। इतना ही नहीं, यहां तक कि लॉर्ड ऑफ वॉर यानी युद्ध के देवता मार्स ने भी इसके प्रभाव में आकर अपने रथ के गुस्से को रोक लिया है। इससे पता चलता है कि संगीत का प्रभाव कितना गहरा है। ग्रे आगे बताते हैं कि जोव यानी देवताओं के राजा का बाज, जो कि डर और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो भी संगीत सुनकर शांत हो जाता है। उसकी चोंच का आतंक, उसकी आंखों की बिजली, सब नींद के अंधेरे बादलों में खो जाती हैं। इमेजिन द पावर। यहां जोव को समझना जरूरी है। जोव रोमन देवताओं के राजा थे, जो ग्रीक माइथोलॉजी के ज़्यूस के बराबर हैं। बेसिकली द अल्टीमेट सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो सोचिए, अगर कविता जोव के अपने शक्ति के प्रतीक उसके बाज को सुला सकती है, तो इसका मतलब है कि उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इट्स लिमिटलेस। तो कविता ने केओस को, गुस्से को शांत कर दिया। अब वो क्या करेगी? तीसरा स्टांजा बताता है कि शांति के बाद कविता खुशी, प्यार और सुंदरता को प्रेरित करती है। ग्रे कहते हैं कि आवाज और नाच दोनों ही कविता की धुन का पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, और फिर वो एक सीन क्रिएट करते हैं आइडेलियाज वेलवेट ग्रीन पर, जो कि प्रेम की देवी का एक पवित्र स्थान है। वहां रोजी क्राउन्ड लव्स यानी गुलाब के ताज पहने प्रेम के देवता क्यूपिड्स नाच रहे हैं। इस स्टैंजा में साइथेरिया का जिक्र है, जो वीनस या एफ्रोडाइटी का ही दूसरा नाम है। वो प्रेम, सुंदरता और आनंद की देवी हैं। उनकी मौजूदगी इस पूरे दृश्य को रोमांस और इच्छा से भर देती है। यहाँ ब्लू आइड प्लेजर्स और यंग डिजायर जैसे शब्द इस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो चलिए इस पहले हिस्से के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। आखिर इन 3 स्टैंजास से हमने क्या सीखा? व्हाट्स द मेन टेक अवे? देखिए, हमने 3 मुख्य बातें समझी हैं। पहली, कविता का स्रोत दिव्य है, जो हेलिकॉन पर्वत से बहती है। दूसरी, इसमें अपार शक्ति है, जो युद्ध और गुस्से को भी शांत कर सकती है। और तीसरी, ये प्रेम, सुंदरता और जश्न को प्रेरित करती है। ये पूरा सेक्शन, ये पहले 3 स्टैंजास कविता की शक्ति का एक शानदार सेलिब्रेशन है। पर अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कविता का स्रोत दिव्य है और वो देवताओं को भी काबू कर सकती है, लेकिन धरती पर उसका सफर उसे आगे कहाँ ले जाएगा? उसका प्रोग्रेस, उसकी यात्रा अलग अलग देशों और अलग अलग समय में कैसी होगी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। ऐसे ही और गहरे एनालिसिस के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।